जो अभी हम सुबह से बात कर रहे हैं इकट्ठा होने की, जुड़ने की, नारे भी लगाए जा रहे हैं कि जुड़ेंगे जीतेंगे। आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है? मैं निवेदन कर दूं, अभी जो हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, ये कोई आम सभा या आम मीटिंग जिनमें बहुत सारे साथियों ने प्रतिभाग किया होगा, उस प्रकार की सभा या उस प्रकार की मीटिंग नहीं है। ये आज हम यहाँ मिल बैठकर हम अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को, अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, आखिर मैं कौन हूँ, उसको पहचान कर, उसको जानकर, उसको आत्मसात करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो हम बहुत समय से समण संघ और जुड़ने, जोड़ने और इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। तो आखिर इकट्ठा होने की या जुड़ने की आवश्यकता क्यों है? इस बात पर मनन करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही संक्षेप में मैं बता देता हूँ, और सभी जानते भी हैं। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि जो इकट्ठा रहते हैं, समूह में रहते हैं, संघ में रहते हैं, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ज़्यादातर यहाँ बैठे हैं ग्रामीण परिवेश से हैं, मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ। शुद्ध ग्रामीण भाषा में बताता हूँ, जिसका कुनबा बड़ा होता है उसकी तरफ को कोई भी आँख उठाकर नहीं देखता है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज हैं, और आज भी हर परिवार का बुजुर्ग अपने परिवार में यही बात बताता है कि अगर इकट्ठा रहोगे, मुट्ठी बांध कर रखोगे, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर अलग अलग रहोगे, बिखरे हुए रहोगे, तो आपको कोई भी सताएगा, आपकी ज़मीन पर कब्जा करेगा, आपका शोषण करेगा। वो सब कुछ ये आम बात है, सब जानते हैं। तो इसी चीज़ को समण संघ के रूप में इकट्ठा होने का काम चल रहा है। अब समण संघ ही क्यों? समण संघ असल में 10 नियमों पर चलता है। संघ चलता ही नियमों पर है, संघ का नाम ही नियमों का बंडल है। तो समण संघ में सबसे पहला नियम बना कि केवल समण। केवल समण मतलब समण संघ में केवल समण ही आएंगे, वमण यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। यहाँ भी इस हॉल में मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कोई वमण तो नहीं बैठा है? अगर कोई वमण है तो वो कृपा करके इस हॉल से बाहर चला जाए, क्योंकि वमणों के लिए यहाँ हमारी जितनी भी बात हुई है, उनके लिए कोई मतलब की चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ समणों के लिए ही ये संघ है। तो अभी कई साथियों ने बताया कि समण कौन होते हैं। समण हम जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वही सब समण हैं। तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है। अभी अतेंद्र सर ने भी बताया था, क्योंकि ये इतिहास इतना बड़ा है, विशाल है। तो मैं सिर्फ गोल्डन नियम की ही बात करूँगा कि समण संघ में सिर्फ और सिर्फ समण ही आ सकते हैं, समण ही आपस में मिलजुल कर बैठ सकते हैं, समण ही इकट्ठा हो सकते हैं, और समण ही आपस में एक दूसरे के सुख दुख की बात कर सकते हैं। तो पहला नियम बना
केवल समण। ये नियम किस प्रकार से बने? जब ये देखा गया कि हमारे जो अधिकार जा रहे हैं, या हमारा जो शोषण हो रहा है, या हमारा जो नुकसान हो रहा है। बहन जी, से बच्चे को बाहर ले जाओ थोड़ी देर के लिए। तो जब संघ बैठा, जैसे अभी बताया, योगेंद्र सर ने बताया कि हर 1 तारीख को संघ का हाउस बैठता है और वहाँ पर सारे नियम, आदेश, उपदेश बनते हैं। तो वहीं पर ये नियम भी वहीं पर बने हैं। ये नियम ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति ने या किसी कुछ 2, 4, 10, 5 लोगों ने मिलकर बनाए हों। ये जन समूह में बैठकर हाउस में एक एक बात पर चर्चा होकर, तर्क वितर्क, बहस होकर बने। तो सामने ये आया कि हमारे बिखराव के कारण क्या हैं, और उन कारणों में ये भी आया कि जब हम इकट्ठा होकर बैठते हैं तो हम केवल समण ही नहीं रहते, हमारे बीच में दूसरे लोग भी आ जाते हैं जिनका हमसे कोई मतलब नहीं है, और वो भी हमें इकट्ठा बैठने नहीं देते। कुछ ना कुछ कारण ऐसा बना देते हैं कि भाई भाई के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे हम लोगों के बीच में बिखराव हो जाता है। तो नियम बना कि हम समण संघ में केवल और केवल समण ही रहेंगे। इसके बाद दूसरी बात पर चर्चा हुई, और कौन सा कारण है जो हमें इकट्ठा नहीं बैठने दे सकते हैं। दूसरा कारण आया सामने कि चंदा कभी नहीं। जो चंदा है, ये चंदा भी हम सबको इकट्ठा नहीं होने देता। ये भी एक कारण सामने आया। और ये कारण कैसे आया? चंदा कैसे हमें इकट्ठा नहीं होने देता? भारत में जितने भी चाहे आंदोलन हो, धरना, प्रदर्शन या सत्ता में जाना हो, लोगों की ज़रूरत होती है, जन समूह की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे कुछ संगठनों ने क्या काम किया, और केवल संगठनों ने ही नहीं, हम जैसे बुद्धिजीवियों ने भी ये काम किया। अगर एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, किसी भी मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट पर कोई प्रदर्शन करना है या कोई आंदोलन करना है, हमारे संगठन वाले गए लोगों के पास फला मुद्दे पर या किसी भी विषय पर लेकर कोई आंदोलन करना है, और वहाँ आंदोलन में ज़रूरत होती है लोगों की। तो बहुत सारे साथी हमारे जो कुछ बिजनेसमैन भी बैठे हैं, कुछ अच्छे जो नौकरियां करते हैं, अच्छे पदों पर हैं, वो भी बैठे हैं। जब वो संगठन वाले उन लोगों के पास जाते हैं कि भाई साहब ये आंदोलन करना है और वहाँ पैसे की ज़रूरत है और आपकी भी ज़रूरत है, तो जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपनी जेब से 5,000 रुपये दिए निकाल कर कि ये लो भाई साहब पैसे, और आप अपना काम करो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब जिसने पैसा लिया वो तो खुश हो गया कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चंदा दे दिया, और जिसने दिया उसने ये मान लिया कि मेरा काम तो पूरा हो गया, मैंने तो पैसा दे दिया, अब बाकी काम ये जाने और इनका संगठन जाने। इसका परिणाम ये हुआ कि लोग ऐसे आंदोलनों में या ऐसे कार्यक्रमों में इकट्ठा होने वालों की संख्या कम होती चली गई। तो सामने ये आया कि चंदा समण संघ में कभी भी नहीं रखा जाएगा। तो समण संघ ने चंदे पर पाबंदी लगा दी कि संघ में चंदा कभी नहीं लिया जाएगा, हर व्यक्ति अपना खर्चा स्वयं करेगा। जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ पर अपना खर्चा खुद वहन करेगा, चंदा नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक नियम बन गया कि समण संघ में चंदा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद तीसरा नियम आया, तीसरी बात आई जाति अभ्यास।
जाति अभ्यास भी एक बड़ा कारण बना जो हमें इकट्ठा होने से एक साथ बैठने नहीं देता। तो समर संघ ने कहा कि जब हमारी मूल पहचान समण है, ये जो जातियां हैं, ये जातियां कैसे आईं, कहाँ बनी, किसने बनाई, कब बनी, कौन सी जाति बड़ी है, कौन सी जाति छोटी है, इसका निर्धारण किस कमेटी ने किया, किसने इन नियमों को पास किया, इसका कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ आज तक नहीं मिला है। तो ये जातियां, बाबा साहब ने भी कहा कि ये जो जातियां हैं ये मन की उपज हैं। तो संघ ने कहा कि हम जाति का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारी मूल पहचान समण है तो हम अपने आप को केवल समण कहेंगे कि हम समण हैं। बाबा साहब ने भी 6743 जातियों को 3 पिटारों में बंद किया संवैधानिक रूप से, SC, ST और OBC। लेकिन हम इतने बाबा साहब से भी ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा विद्वान हम निकले कि हमने उन पिटारों को भी तोड़कर अपनी जातियों के संगठन बनाने शुरू कर दिए। और जातियों के संगठन ही नहीं, जातियों के साथ ऐसे ऐसे शब्द भी लगाने शुरू कर दिए जैसे कितना महान काम है। रोड पर जाओ, बहुत सारे बोर्ड मिल जाते हैं, द ग्रेट, ये ग्रेट जाति का नाम लिखा हुआ, महान। तो इस तरह से हमने जातियों में अपने आप को बांटा और एक साथ बैठने में बाधा उत्पन्न हो गई। छोटी, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, और मैं इनसे बड़ा और मैं उनसे छोटा। तो इस प्रकार से ये जो भेद हुआ, ये भी हम सबको इकट्ठा नहीं होने दे रहा था। तो समण संघ ने इस पर रोक लगाते हुए पाबंदी लगाई और कहा कि हम आज के बाद से जाति का अभ्यास नहीं करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ समण ही रहेंगे। इसके बाद एक और समस्या आई जो हमें इकट्ठा होने से रोकती थी, और उसका एक नियम बनाया कि समण संघ में केवल संघवाद रहेगा। संघवाद यानी बहुत सारे लोग बहुत सारे वादों से परेशान हैं, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। तो इस तरह के जो वाद हैं ये भी हमें एक साथ बैठने से रोकते हैं। तो संघ में केवल संघवाद यानी कि सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, सामूहिक बात की जाती है, और यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी का कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो संघ में केवल संघवाद की व्यवस्था की गई, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं अगर आज ही की बात करें तो यहाँ जो मीटिंग का आयोजन हुआ है ये भी संघवाद के रूप में हुआ है। इस मीटिंग के बाद ऐसा नहीं है कि AK सिंह सर यहाँ नेता बन जाएंगे या इनको कोई पद मिल जाएगा, भगवत किशोर जी को यहाँ कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी, या बलवंत जी जिनका ये वेंकट हॉल है उनको कोई मान मर्यादा या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई स्पेशल पद या कोई कुछ मिल जाएगा। या और बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है, वो संघ के रूप में 10-12 लोग जो एक्टिव काम कर रहे हैं यहाँ पर जिम्मेदारी के रूप में, जैसा बताया कि स्पोक के रूप में काम कर रहे हैं, वो स्पोक यहाँ इकट्ठा हुए, उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय लिया और ये आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सारे संघ के रूप में लिए जाते हैं। तो चौथा नियम बना केवल संघवाद। 5वां नियम पद, प्रतिष्ठा, मंच और माला संघ में कभी नहीं रहेगी। एक ये भी कारण था जो हमें इकट्ठा होने से या इकट्ठा होने से रोकता है। पद, आज भारतवर्ष में हमारे जो समणों के यानी SC, ST, OBC के जो रजिस्टर्ड संगठन हैं
वो एक वामसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 39 लाख रजिस्टर्ड संगठन हैं और उन 39 लाख संगठन में से 4 लाख संगठन ऐसे हैं जो एक्टिव संगठन हैं। तो 29 लाख संगठन रजिस्टर्ड होने का क्या मतलब हुआ? पदों का लालच, किसी ने एक संगठन बनाया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, अगले साल 2 साल बाद उसके जो मेंबर थे या उसका और दूसरा कोई सक्रिय सदस्य था, उसकी इच्छा हुई कि अब की बार तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, और अगर वो नहीं बना तो उसने कुछ लोगों को लेकर एक नया संगठन बना लिया। इसी प्रकार से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से गुणा होते हुए आज 29 लाख संगठन हो गए। और जो पदों की लालसा थी वो इस कदर हो गई कि हम सब 29 लाख टुकड़ों में बँट गए। तो इस पर समण संघ ने रोक लगाई कि संघ में कोई पद नहीं होगा और उस पद की कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, और समण संघ में कोई मंच नहीं लगेगा, मंच पर किसी को आसीन नहीं किया जाएगा, किसी की माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर या इस प्रकार से कोई सम्मान या किसी विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। सभी समान होंगे, समान रूप से बैठेंगे। यहाँ जो बैठकर अपनी बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं संघ आसन। यानी संघ में जो व्यक्ति अपनी बात कहेगा वो सिर्फ इतनी देर के लिए ही संघ आसन पर बैठेगा और अपनी बात कहेगा और फिर वहीं पर साधारण रूप से बैठ जाएगा। ये व्यवस्था बुद्ध के समय में भी होती थी, संघ आसन होते थे और वहीं से ये व्यवस्था ली गई है। तो 5वां नियम, संघ में पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं होगी, सभी समान रूप से काम करेंगे। 6ठा नियम, समण संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। तो संघ का कोई पंजीकरण नहीं होगा। अभी अंबेडकर सर ने बताया था कि संघों का कभी पंजीकरण नहीं होता है, और पंजीकरण अगर होगा तो पंजीकरण किसी निजी वस्तु का होता है जिसका कोई मालिक होता है, रजिस्ट्रेशन उसी का होता है। ज़मीन का रजिस्ट्रेशन होता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है। जिन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है उसके कोई मालिक होते हैं। तो अगर संघ का पंजीकरण कराएंगे तो कोई ना कोई मालिक बनाना पड़ेगा जिसके नाम रजिस्ट्रेशन होगा। अब क्योंकि समण संघ तो जो भारत के 120 करोड़ समण हैं उन सब का संघ है, वो सब इस संघ के मालिक हैं। तो इसलिए इस संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता है। 7वां नियम, संघाधिशेष सबसे ऊपर। यानी कि संघ का जो भी आदेश आएगा, जैसा कि अभी बताया, हर 1 तारीख को समण संघ का हाउस लगता है, वहाँ पर समण संघ में चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, बहस होती है, और जब वो सारा पूरा सदन उस बात पर सहमत हो जाता है तो वो संघ का आदेश बन जाता है। संघ का जब आदेश बन जाता है तो वो संघाधिशेष हो जाता है और वो सारे ही समणों को मानना होता है। तो इसलिए ये नियम बन गया कि संघ का आदेश मानना जरूरी है। गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे वो भी एक संघ के सदस्य थे। ये हालांकि बात बड़ी है, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। तो संघ का आदेश हुआ कोलियों के साथ युद्ध करने का, लेकिन सिद्धार्थ उस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन वो संघ का आदेश बन गया था, वो मानना सबको ज़रूरी था। तो उस संघ को सिद्धार्थ ने नहीं माना, इसलिए उसका दंड सिद्धार्थ को भोगना पड़ा। तो इसलिए संघ का आदेश सभी को मानना जरूरी होता है और ये नियम बन गया है। 8वां नियम बना, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इस पर प्रश्न भी आते हैं
क्योंकि लोगों को आज तक हमें ये बताया गया है और सबको ये जानकारी भी है, हमारे दिमागों में बैठ चुका है कि सारी समस्याओं की मास्टर की राजनीति है। ये सबको पता है और सबका ये सवाल होता है कि जिस संघ राजनीति में ही नहीं जाएगा तो फिर करेगा क्या। लेकिन ये बात तो सबको पता है कि राजनीति जो है वो सब समस्याओं की मास्टर चाबी है। लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया कि वो जो मास्टर चाबी है वो है किसके पास। राजनीति तो है, लेकिन वो चाबी मिलेगी कहाँ पर? तो वो चाबी कहाँ मिलेगी? लोगों के पास है। वो चाबी तो लोगों के पास ही है ना। अगर लोग हैं तभी राजनीति में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो राजनीति भी आपकी होगी, सारा कुछ आपका होगा। लेकिन समण संघ राजनीति में नहीं जाएगा। संघ का कोई भी व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। संघ को बताकर जाए तो बहुत अच्छा है, वो बिना बताए जाना चाहता है, बिना बताए भी जा सकता है। लेकिन जो स्पोक हैं, जो समण संघ के एक्टिव रूप से काम करते हैं, वो समण संघ के स्पोक नहीं रह पाएंगे। समण संघी तो रहेंगे लेकिन एक्टिव मेंबर नहीं रह पाएंगे। तो संघ को बताकर जाएं और चाहे बिना बताए जाएं, कोई भी व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, लेकिन समण संघ खुद राजनीति में नहीं जाता है। उसका एक उदाहरण हमारे सामने भी है। आज जो सरकार चल रही है वर्तमान में, वो भी एक संघ की चल रही है, लेकिन वो संघ राजनीति में नहीं है, संघ के लोग राजनीति में हैं। तो इसी प्रकार से समण संघ भी कभी राजनीति में नहीं जाएगा, संघ के लोग जा सकते हैं। और 9वां नियम है, संघ घातक की वापसी कभी संघ में नहीं। हमारा परिवार होता है और परिवार में अगर कोई परिवार को तोड़ने की बात करता है, जिससे परिवार टूट जाता है और परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो वो जिसने तोड़ा है वो आजीवन उस परिवार के मन को नहीं चढ़ता है। तो संघ जो हमारा ये संघ बन रहा है, इसके साथ यदि कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेगा, संघ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, संघ के साथ घात करेगा, तो वो कभी दोबारा से संघ में उसकी कभी वापसी नहीं होगी। ये नियम भी बुद्ध से ही लिया गया है। सबको कहानी पता है, देवदत्त का भाई था, गौतम बुद्ध का भाई था देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के 500 श्रामणेरों को गलत जानकारी देकर, भ्रामक जानकारी देकर भिक्खु संघ से बहकाकर ले गया। बाद में बुद्ध ने अपने सीनियर भिक्खुओं को उन श्रामणेरों के पास भेजा, उनको समझाया और वो सारे श्रामणेर वापस संघ में आ गए। लेकिन देवदत्त को बुद्ध ने आजीवन संघ में नहीं लिया था, क्योंकि देवदत्त ने संघ के साथ घात किया था, संघ को तोड़ने का प्रयास किया था। तो देवदत्त का अंतिम समय तब किस प्रकार से मरा है, ये सब जानते हैं, सारी लिखित कहानियाँ हैं। तो ये स्थिति संघ के साथ घात करने वालों की होती है। तो समण संघ में भी यदि कोई संघ के साथ घात करेगा तो उसकी संघ में वापसी कभी नहीं होगी और उसकी पीढ़ियों तक को ये बात बताई जाएगी कि ये संघ घातक का परिवार है। तो इसलिए ये नियम बना और ये जो 1 से लेकर 9 तक नियम बताए हैं, इन 9 नियमों पर एक 10वां नियम बनाया गया, क्योंकि नियम बनाना एक अलग बात है और नियमों को बनाए रखना एक दूसरी बात है। तो नियमों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि ये नियम हमेशा हमेशा सुरक्षित रहें, उनको सुरक्षित करने के लिए
10वां नियम बनाया गया कि ये 10 नियम, 1 से 10 नियम समण संघ का आधार रहेंगे। ये ना कभी अमान्य किए जाएंगे और ना ही कभी ख़त्म किए जाएंगे। तो इस प्रकार से इन 10 नियमों पर के आधार पर ही पूरे समण संघ का काम चलता है, पूरा समण संघ चलता है। इन नियमों का उल्लंघन ना हो, ये प्रत्येक समण संघी का कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। समण संघ में अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए आप सभी पूरे संघ का साधुवाद करता हूँ। और अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलत बात निकल गई हो, किसी को ठेस पहुँची हो, उसके लिए मैं इस संघ से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। संघ का